हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज सेट्स एंड रिलेशंस, जिसमें हम लोग अब तक सिर्फ सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सेट्स इज द सेम चैप्टर दैट वी हैव डन इन आवर 9th स्टैंडर्ड, करेक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ बेसिक्स ऑफ सेट्स सीखा था। सेट्स होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और लिखते कैसे। तो याद करो, लास्ट टाइम हमने सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया था। देयर वर टू वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग। फर्स्ट वन वाज यूजिंग सेट बिल्डर फॉर्म। Represent a set in set builder form. Set builder form में represent करना है means what? For example, I have a set A. तो उसका definition अगर मैं लिखूँ तो वो set builder form कहलाता है. For example, A is equals to X such that X belongs to integers. Correct? फिर इसके अंदर हम लोग values लिखेंगे. X is greater than equals to -2 less than equals to 3. इस तरीके से अगर मैं set को define करूँ तो वो set builder form होता है. और इसी सेट को अगर मुझे लिस्टिंग मेथड में लिखना है या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, या फिर रोस्टर फॉर्म, राइट। सो वी राइट इट एज सेम आंसर, सेम सेट को मैं कैसे लिखूंगा। शुरू कहां से हो रहा है, -2 से। इंटीजर्स वैल्यूज है, मतलब नेगेटिव भी चलेगा। जाना कहां तक है, 3 तक, तो मैंने 3 तक लिख दिया। दिस इज लिस्टिंग मेथड। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन आवर लास्ट लेक्चर। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब ये एलिमेंट्स क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। सेट के अंदर के जो वैल्यूज है उसको हम लोग टर्म्स ऑफ सेट या फिर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बोलते हैं। टेल मी, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, गिन लो। 1 2 3 4 5 6। इस पूरे सेट में 6 एलिमेंट्स है। तो इन सारे 6 एलिमेंट्स को लिखेंगे कैसे। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय एन ऑफ सेट। अब यहां पर जो भी सेट का आपको एलिमेंट्स फाइंड करना है, कितने एलिमेंट्स है वो फाइंड करना है, वो लिख लो। मैंने यहाँ पर a का फाइंड किया इसलिए n ऑफ a लिखा, राइट। सो n ऑफ a कितना, 1 2 3 4 5 6 6। दिस इज द आंसर। सिमिलरली मान लो मेरे पास एक और सेट है b, जिसमें मैं वैल्यूज लिखने वाला हूं एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर x such that x is even prime number. ओके, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, कैन आई से 2 होता है, तो सिर्फ 2 आएगा अंदर। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, इस सेट में कितने लोग हैं, एक ही लोग हैं, तो आई राइट एज n ऑफ b इज इक्वल्स टू 1। अब ये मत सोचो कि अंदर 2 लिखा है और n ऑफ b 1 कैसा है। अंदर 2 लिखा है मतलब वो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, 2। कितने एलिमेंट्स है, काउंट कितना है, एक ही है ना अंदर, तो उसको 1 लिखूंगा। ओके, दिस इज हाउ वी फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। पूरे सेट में कितने एलिमेंट्स है वो गिन लो, दैट्स इट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कांसेप्ट सीखने के बाद अब हम लोग कंटिन्यूएशन ऑफ कांसेप्ट सीखने वाले इन टाइप्स ऑफ सेट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरीवन शुड नो इन सेट्स इज टाइप्स ऑफ सेट। बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेट्स है, एक एक करके देखते हैं, बहुत इजी है। फर्स्ट वन आई विल स्टार्ट विद इज एम्प्टी सेट। फर्स्ट वन इज एम्प्टी सेट। नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट भी बोलते हैं इसे। ओके, सो व्हाट डू यू रिमेंबर, याद करो 9th में भी पढ़ा था। एम्प्टी सेट मींस व्हाट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स है ही नहीं। मतलब कहना इसे लेट a is equals to x such that x is a set of natural numbers where x is less than 1। मुझे नेचुरल नंबर चाहिए लेकिन वो लेस देन 1 होना चाहिए, ऐसा कोई होता है क्या, नहीं होता है। तो इस सेट में कौन आएगा, कोई भी नहीं आएगा। या फिर मान लो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैंने एक डाइस थ्रो किया, डाइस वो जो खेलते हो ना लूडो में, 1 2 3 4 5 6 6 अलग अलग नंबर होते हैं। मैंने डाइस थ्रो किया और मैंने बोला कि मुझे ना नंबर 6 से भी बड़ा चाहिए, आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो ऐसे वाले सेट को बोलते हैं एम्प्टी सेट, खाली खाली, अंदर कुछ भी नहीं है। तो एम्प्टी सेट का डेफिनेशन एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, देन आई कैन से दैट n ऑफ a will always be equal to 0। सेट का एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होंगे उस सेट में, एक भी एलिमेंट नहीं होगा, 0। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज यहां पर नोट करने लायक है एंड दैट इज, मान लो कि मेरा क्वेश्चन इस तरीके से है, सेट b is equals to x such that x belongs to whole number x less than 1। तो इस सेट b में कौन आएगा,
शुरू होता है, लेस देन 1 में 0 आता है तो 0 आएगा, मतलब इस सेट में 0 आया, 0 इज ऑल्सो अ नंबर, मतलब सेट में कुछ तो है, तो इसको मैं एम्प्टी सेट नहीं बोल सकता। सेट B इज नॉट एन एम्प्टी सेट, रिमेंबर दिस, ये एम्प्टी सेट नहीं है, बिकॉज अंदर कुछ तो है, वो 0 है, वो 0 भी एक नंबर होता है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। ओके, अदरवाइज अगर अंदर कुछ भी नहीं है मतलब इट इज एन एम्प्टी सेट। अगर इट इज एन एम्प्टी सेट आई कैन आल्सो डिनोट इट बाय 5। इस तरीके से भी नल सेट या फिर एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं। अंदर कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली लिख सकते हो A इज इक्वल टू नल सेट। ओके, सेकंड टाइप से शुरू करते हैं एंड दैट इज सिंगलटन सेट। अब ये भी नाम से ही समझ जाना चाहिए आपको, सिंगलटन सेट मींस व्हाट, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है, जैसे मैंने यहां पर लिखा होता है आपको x इज एन इवन प्राइम नंबर, अंदर एक ही एलिमेंट आता है 2, दैट इज एन एम्प्टी सेट। सो कैन आई से, अगर मैं एक सेट लिखता हूं जिसमें मान लो सिर्फ 5 है, तो कैन आई से n ऑफ a इज ऑलवेज 1। जब भी किसी भी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट। ओके, एक ही एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट in a set is only 1, अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे सिंगलटन सेट। वेरी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट, तीसरा, एंड दैट इज फाइनाइट सेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट सेट? एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो, जैसे कि मान लो यहां पर मैंने लिखा इसके एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो, यस काउंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। सेट में कितने भी एलिमेंट्स होने तो चलेगा, लेकिन अगर आप काउंट कर सकते हो 100, 200, 1000, 5000, 10000 चलेगा, काउंट कर सकते हो तो वो फाइनाइट सेट है। काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है, तो फिर वो फाइनाइट सेट नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई से a इज इक्वल्स टू प्राइम नंबर्स लेस देन 20, प्राइम नंबर्स लेस देन 20 में कौन कौन आएगा? प्राइम नंबर्स लेस देन 20, सो आई कैन राइट इट एज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। क्या इसके अंदर के एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो? यस, इट इज अ फाइनाइट सेट। ओके, सो काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी डिनोटेड बाय फाइनाइट सेट। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक और अगर मैं एग्जांपल लिखूं, b इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज मैंने इस बार ले लिया वॉवल्स A, E, I, O, U, vowels in the English alphabet, A, E, I, O, U, काउंट कर सकते हो 5, मतलब ये फाइनाइट सेट है। ओके, वेरी इजी। फोर्थ टाइप इज इनफाइनाइट सेट। अब नाम से ही समझ में आता है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, आपको डॉट 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 लिखने की जरूरत पड़ेगी, उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल, इफ आई से A is equals to x such that x belongs to natural number, तो आप क्या लिखोगे? A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक लिखोगे? डॉट 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 लिखना ही पड़ेगा। Such a set is an infinite set। Okay, similarly मान लो मैं एक और लिखता हूं b is equals to x such that x belongs to integers, तो आप क्या लिखोगे इस b के बारे में? कहने से उसमें 0 आता है, -1 आता है, -2 आता है, डॉट 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 टिल नेगेटिव इंफिनिटी। पॉजिटिव साइड में 1, 2, 3 डॉट 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 टिल इंफिनिटी। ऐसे वाले सेट को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। इसमें बहुत सारे सेट होंगे, आप गिन ही नहीं सकते, इनफैक्ट आप लिख भी नहीं सकते, तो कहां से गिनोगे? सच अ सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब तक हमने 4 टाइप सीखा। एम्प्टी सेट जिसमें पूरा खाली होता है, इस तरीके से उसको लिखते हैं नल सेट। सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है। फाइनाइट सेट जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं लेकिन गिन सकते हो। इनफाइनाइट सेट मतलब इतने सारे एलिमेंट्स हैं गिन ही नहीं सकते। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप। Let's talk about our next type and that is equal set। अब तक हमने 4 टाइप सीख लिया है, तो 5th टाइप स्टार्ट करते हैं, that is equal sets। अब ये भी नाम से आपको समझ जाना चाहिए। equal set means what? Let's suppose if you have 2 sets, set A है 1, 2 and 3, set B है 1, 3 and 2। अब आपको क्या करना है? चेक बोथ दिस सेट्स, क्या इसके अंदर के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है? जो इसके पास है 1, 2, 3, क्या इसके पास भी है 1, 2, 3? यस। इफ देयर आर 2 डिफरेंट सेट्स और दोनों के अंदर के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, इन दैट केस
I will say that A is equal to B. Set A and B are equal sets. Set A and B are equal sets. Remember this. दोनों के एलिमेंट्स अगर एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम, एक भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ही हम लोग बोलेंगे दे आर इक्वल सेट. ओके, रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा एक और टाइप होता है व्हिच इज सिमिलर टू दिस एंड दैट इज इक्विवेलेंट सेट. क्या बात कर रहा हूं मैं? इक्विवेलेंट सेट. अब इक्विवेलेंट सेट आप बोलोगे तो सेम ही होगा, इक्वल और इक्विवेलेंट तो एक ही होता है? नहीं. इक्विवेलेंट सेट मतलब हम लोग सिमिलर सेट की बात कर रहे हैं. जैसे कि मान लो कि मेरे पास दो सेट है, वन इज A is equals to 1 2 3 and the other is A E I. इस n of A में A के अंदर 3 एलिमेंट्स है, n of B इसमें भी 3 एलिमेंट्स है. अगर आपका n of A और n of B इक्वल होता है, देन set A and B are equivalent set. Remember this. Set A and B are equivalent set. Equivalent कब कहलाएगा? जब इसके काउंट और इसका काउंट दोनों सेम है तो मैं उसको इक्विवेलेंट सेट बोलूंगा. इक्वल सेट कब कहलाएगा? जब अंदर के एलिमेंट्स भी सेम है, जो इसके पास एग्जैक्ट नंबर है वही इसके पास होना चाहिए, तो वो इक्वल सेट. काउंट सेम है, अंदर के एलिमेंट्स कुछ भी होने तो चलेगा, लेकिन अगर इसके पास जितने काउंट है इसका भी उतना ही काउंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट. ओके, आई होप बोथ दिस टाइप आर क्लियर. दिखने में सिमिलर दिखता है लेकिन थोड़ा सा फर्क है. ओके, चलो नेक्स्ट टाइप की बात कर रहा हूं व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड दैट इज सबसेट एंड सुपरसेट. सबसेट एंड सुपरसेट. अब इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके 9th स्टैंडर्ड में डिटेल में. व्हाट इज अ सबसेट एंड व्हाट इज अ सुपरसेट. लिसन वेरी केयरफुली. लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है A व्हिच इज 1 2 3 4 5. मेरे पास और भी बहुत सारे सेट्स हैं, जैसे कि B is equals to 1 3, C is equals to 1 4 and 5, D is equals to 1 2 5 6, E is equals to 1 2 3 4 5. मेरे पास इतने सारे सबसेट्स हैं. ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, कैन आई से B के पास जो एलिमेंट्स है, B के पास कौन कौन है? 1 और 3 है. जो इसके पास है वो इसके पास भी है. मतलब B के पास जितने भी एलिमेंट्स है, B के पास जितने भी एलिमेंट्स है, सबके सब A में, और इन दोनों में बड़ा कौन है? A, छोटा कौन है? B. So what I'll write is first one, B is a subset of A. मैं क्या लिखूंगा? B is a subset of A. B is a subset of A कब बोलेंगे? जब B के पास जितने भी एलिमेंट्स है वो सबके सब अगर A के पास है. Listen to my words very carefully. यहाँ पे पूरा वर्ड्स का खेल है. मैंने क्या बोला? B के पास जितने भी एलिमेंट्स है अगर सबके सब दूसरे वाले के पास है तो ये इसका सबसेट बन जाएगा. ओके, तो यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ सबसेट एंड सुपरसेट का. If I say X is a subset of Y, it means what? All the elements of X are present in Y. मैंने डेफिनेशन क्या लिखा? All the elements of X are present in Y. क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें है? Yes. मैं लिख सकता हूँ B is a subset of A. और बताओ, सोचो जरा. सेकेंड वन, क्या C is a subset of A? Yes, C is a subset of A. अच्छा हाँ, सबसेट को लिखते कैसे? सबसेट को लिखते हैं इस तरीके से. ओके, इस तरीके से आप सबसेट का सिंबल लिखोगे, छोटा सा C और नीचे डैश. ओके, अब इसमें सबसेट कौन होता है? X. जो छोटा वाला सेट होता है वो सबसेट होता है, और जो बड़ा वाला होता है वो सुपर सेट होता है. इसको हम लोग सुपर सेट बोलते हैं. ओके, सबसेट सिंबल ये वाला, और इसको हम लोग बोलेंगे सबसेट. ओके, ये सबसेट है, ये सबसेट का सिंबल है, और ये सुपर सेट है. सुपर सेट मतलब दोनों में जो बड़ा वो सुपर सेट. ओके, कीप दिस इन माइंड.
इन दोनों में कौन बड़ा? ये। तो A इज अ सुपरसेट, B इज अ सबसेट, इसलिए मैंने लिखा B इज अ सबसेट ऑफ A। ये सुपरसेट हो गया, सबसेट हो गया, क्लियर? C इज अ सबसेट ऑफ A। सिमिलरली थर्ड वन D, क्या ये इसका सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता। 1 2 और 5 इसके पास है लेकिन 6 नहीं है, तो मैं D इज अ सबसेट ऑफ A लिखूं तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, दिस इज रॉन्ग। इसके पास एक एक्स्ट्रा भी है जो इसके पास नहीं है, तो इसका सबसेट नहीं बन सकता। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट वाला देखो, क्या E A का सबसेट बन सकता है? डेफिनेशन क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ X शुड बी प्रेजेंट इन Y। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस आर प्रेजेंट इन दिस, यस। तो मैं लिख सकता हूं E इज अ सबसेट ऑफ A। मैं तो उल्टा भी लिख सकता हूं A इज अ सबसेट ऑफ E। इसके पास जो एलिमेंट्स है सब कुछ इसके पास है, यस। तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हुए, इनफैक्ट ये दोनों इक्वल सेट हो गया। इक्वल सेट्स आर आल्सो सबसेट्स ऑफ ईच अदर, रिमेंबर दिस, इक्वल सेट्स आर आल्सो सबसेट्स ऑफ ईच अदर। ये पूरा का पूरा इसके पास है तो ये भी सबसेट कहलाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन माइंड। ओके, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत याद तो आ ही चुका होगा 9th स्टैंडर्ड में क्या क्या है। सबसेट एंड सुपरसेट किसको बोलते हैं? मान लो आपके पास दो सेट है, अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है तो ये सबसेट हो जाएगा, ये सुपरसेट हो जाएगा। ओके, कीप दिस इन माइंड। एक और चीज मैं बता दूं, नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, एम्प्टी सेट्स या फिर नल सेट जो हम लोग बोलते हैं आर ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी अदर सेट। मतलब कोई भी एक एम्प्टी सेट ले लो, मान लो मैंने यहां पर एक फोर्थ पॉइंट लिखा, एम्प्टी सेट को मैंने ले लिया F, ये एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब ये जो F है, F इज अ सबसेट ऑफ A, F इज अ सबसेट ऑफ B, F इज अ सबसेट ऑफ C। ये जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, बिकॉज इसके पास कुछ नहीं है, करेक्ट, नथिंग, नल सेट, इसके पास कुछ नहीं है। मतलब डेफिनेशन क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ X शुड बी प्रेजेंट इन Y। इसके पास जो भी एलिमेंट्स है इसके पास होना चाहिए, और इसके पास कुछ है ही नहीं तो इसके पास तो वो एम्प्टी, इसके पास खाली जगह तो अवेलेबल है ना, हर एक सेट में बहुत सारी खाली जगह होती है। उसी तरीके से एवरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल अदर सेट्स, कीप दिस इन माइंड। ओके, नोट पॉइंट इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से लिख के रखा है। तो आई होप आपको सबसेट और सुपरसेट का कांसेप्ट समझ में आ गया। सिमिलर टू योर 9th स्टैंडर्ड, कुछ नया नहीं सीखा हमने यहाँ पर। ओके, सो सबसेट एंड सुपरसेट। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइप लिखने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। राइट सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, राइट सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। तो मैं आपको एक सेट देता हूं, A इज इक्वल्स टू 1 2 and 3। इस सेट का जितना भी सबसेट आप बना सकते हो बना लो। व्हाट यू कैन डू इज पॉज द वीडियो, इस वीडियो को पॉज कर लो, और ये जो सेट मैंने आपको दिया है इससे जितने भी सबसेट्स आप बना सकते हो बना के दिखाओ। ओके, सो आई विल गिव यू ऑल सम टाइम टू पॉज। इसके सबसेट बनाने का ट्राई करो, खुद से नए नए सेट्स बनाओ जो इसके सबसेट होने चाहिए। लेट्स सी आप कितने बना सकते हो और मैं कितने बना सकता हूं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो नाउ आई राइट द सबसेट्स। पहला सबसेट जिसमें से 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, एक और जिसमें 1 2 होगा, 2 3 होगा, 1 3 होगा, 1 2 3 होगा, कुछ नहीं होगा। मैंने इतने सेट बनाए, देखो जिसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट है, डबल डबल एलिमेंट्स है, तीनों के तीनों एलिमेंट्स है, कुछ भी नहीं है। ये सारे के सारे इसके सबसेट्स कहलाएंगे, ये सारे के सारे इसके सबसेट्स कहलाएंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो इन सब को मैं सबसेट मान सकता हूँ, इसको मैं सुपरसेट मानूंगा। क्लियर? सो मेक नोट ऑफ दिस एंड देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप इज यूनिवर्सल सेट। बहुत बार आपने इसको सुना होगा, यूनिवर्सल सेट, इट इज डिनोटेड बाय यू। अब जनरली यूनिवर्सल सेट मतलब सबका पप्पा, सबका पप्पा इज अ यूनिवर्सल सेट। मतलब मान लो कि एक कंसीडरेशन है, जो मैंने एग्जांपल यहां पर लिया, मैं उसी एग्जांपल की बात करता हूं। मान लो देयर इज अ कंसीडरेशन, इस कंसीडरेशन में अगर आप देखोगे ये सारे के सारे सबसेट है। किसके सबसेट है? इस बड़े वाले के, करेक्ट।
तो इन सारे सेट ए से लेके आई में, ये सारे सेट्स में कहना इसे ये जो है वो सबका पप्पा है, ये जो सेट है वो सबका पप्पा है। तो इस सेट को मैं यूनिवर्सल सेट मान सकता हूं। एक ऐसा सेट, यूनिवर्सल सेट मींस व्हाट, एक ऐसा सेट जिससे बाकी सारे सेट्स उसके बच्चे, बाकी सारे सेट्स उसके सबसेट्स है, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। ओके, सो इन दिस एग्जांपल सेट ए कैन बी अ यूनिवर्सल सेट। ओके, या फिर कोई और एग्जांपल अगर आप लेना चाहो, मान लो कि मेरे पास एक सेट है, सेट x which is set of natural numbers, x such that x belongs to natural numbers। मान लो मेरे पास एक दूसरा सेट है x such that x belongs to whole numbers। मान लो मेरे पास एक और सेट है x such that x belongs to integers। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल नंबर्स मतलब 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इंटीजर्स मतलब नेगेटिव भी, जीरो भी और पॉजिटिव भी। लेकिन इन सबका पप्पा कौन होता है? रियल नंबर्स। तो कहना इसे यूनिवर्सल सेट कौन बनेगा? x such that x belongs to real numbers। इस रियल नंबर्स में ये सब आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है। ओके, दिस इज हाउ यू कैन राइट अ यूनिवर्सल सेट। मान लो कि एक और एग्जांपल अगर आपको लिखना है, सेकंड एग्जांपल क्या होगा देखो, लेट्स सपोज एक सेट है व्हिच इज इंडिया, या फिर पीपल लिविंग इन इंडिया। एक सेट है बी व्हिच इज महाराष्ट्र, एक सेट है सी व्हिच इज दिल्ली, एक सेट है डी व्हिच इज मान लो तमिलनाडु। तो इन सब में से यूनिवर्सल सेट कौन बन सकता है? कहना इसे, अगर मुझे इन सब में से ही यूनिवर्सल सेट चाहिए तो सेट ए कैन बी अ यूनिवर्सल सेट। ओके, अगर इन सब में से ही चाहिए तो। या फिर अगर मैं तो उल्टा दूसरा क्वेश्चन पूछूं, इन सबका यूनिवर्सल कौन होगा? इन सबका यूनिवर्सल कौन कौन हो सकता है? तो कहना इसे द कंप्लीट वर्ल्ड या फिर एशिया कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज सेट। तो यूनिवर्सल सेट कौन बनेगा? x such that x belongs to people living in earth can be a universal set, या फिर people living in Asia can also become a universal set। इन सबका पप्पा कौन? यूनिवर्सल सेट। इन सब में से अगर मुझे पप्पा ढूंढना है तो वो इंडिया हो। गेटिंग इट? सो यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जो बाकी के सेट बचेंगे वो उसके सबसेट्स होंगे। क्लियर? चलो, इफ दिस इज क्लियर लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप एंड दैट इज पावर सेट। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पावर सेट? ये आपने 9th में कभी नहीं सीखा। दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ सेट। पावर सेट जनरली डिनोटेड बाय P। ओके, तो ये होता क्या है? पावर सेट मींस एक ऐसा सेट जो सारे सबसेट से बना हुआ है। एक ऐसा सेट जो सारे सबसेट से बना हुआ है। तो इन सारे सबसेट्स को अगर मैं यहाँ पे लिख लूं तो ये वाला कौन है? नल सेट। तो नल सेट आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो ये सारे सबसेट्स को मिला के जो सेट बना दैट इज नोन एज पावर सेट। तो कैन आई राइट द डेफिनेशन? पावर सेट मींस व्हाट? अ सेट which comprises of all subsets, which comprises of all subsets, उसको हम लोग बोलेंगे पावर सेट। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मान लो कि क्वेश्चन है राइट द पावर सेट ऑफ A is equals to x, y। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, इसका मुझे पावर सेट लिखना है। तो जब भी आपको पावर सेट लिखने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले उसके सबसेट्स लिखो। सेट B में कौन आएगा? एक x आ सकता है। सेट C में कौन आएगा? एक y आ सकता है। D में x और y दोनों को ले लो, और E में कुछ नहीं, खाली खाली। तो अगर मुझे इसका पावर सेट लिखना है तो उसमें कौन कौन आएगा? एक x वाला आएगा, एक y वाला आएगा, एक पूरा x, y आएगा और एक नल सेट आएगा। ये सारे सेट्स मिला के एक पावर सेट बनता है। ओके, किसी भी सेट का अगर मुझे पावर सेट लिखना है तो पहले उसके सबसेट्स लिखो और उन सबसेट्स को एक सेट में डाल दो व्हिच इज अ पावर सेट। ओके, सो आई होप यूनिवर्सल सेट समझ में आया, पावर सेट समझ में आया। दोनों में फर्क है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है ताकि बाकी उसके सारे सबसेट्स होते हैं, जैसे कि इन सब में ये यूनिवर्सल सेट बन सकता है। पावर सेट क्या होता है?
इन सबको मिला के जो सेट होता है वो पावर सेट होता है. Okay, there is one more type that everyone should know, and that is proper subset. Proper subset. Now what do you mean by proper subset? हमने अभी अभी सबसेट और सुपरसेट पढ़ा. लिखते कैसे थे? X is a subset of Y. ये सिंबल होता है ऐसा और ऐसा. ये सिंबल एक्चुअली मैथमेटिकली अगर आप सोचो, इट इज नथिंग बट x is less than equals to y. ये सिंबल का मीनिंग क्या होता है? x is less than equal to y. less than मतलब छोटे 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 छोटे, equal to मतलब ये equal to वाला भी तो है ना, इसलिए उसको x less than equals to नहीं लिखते, इस तरीके से लिखते हैं. ओके, लेकिन प्रॉपर सबसेट में हमेशा आपको x is a subset of y मिलेगा, मतलब x less than y मिलेगा. less than y मतलब क्या? इन सारे सबसेट्स में से इसको छोड़ दो, इन सारे सबसेट्स में से इसको छोड़ दो, बिकॉज ये एक्चुअली इक्वल है. तो इक्वल वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ छोटे वाले की बात कर रहा हूं. तो B इज अ सबसेट ऑफ A, C इज अ सबसेट ऑफ A, D इज अ सबसेट ऑफ A. ये सारे के सारे इनसे छोटे हैं, उसको इन सबसेट्स को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट मतलब वो सच में छोटा है, सच में सबसेट है वो. लेकिन इस वाले सेट की अगर मैं बात करूं, H इज अ सबसेट ऑफ A, सबसेट बोल तो सकते हो लेकिन उसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते. ओके, बिकॉज ये तो इक्वल हो गया. तो जब प्रॉपर सबसेट की बात होगी तब ये सारे के सारे आंसर होंगे इसके सबसेट, लेकिन ये वाला नहीं लिखने का. और जब सिर्फ सबसेट की बात होगी तब आप ये लिख सकते हो. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सेट. प्रॉपर सेट मतलब सच में प्रॉपरली छोटा होना चाहिए, और सबसेट में तो सब कुछ आ सकता है. Okay, so here we have discussed 10 different types for a set. Okay, इसके अलावा भी कुछ important types बचे हुए हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ. But before that, make a note of this. Let's start with exercise question. एक क्वेश्चन जो अभी अभी हमने सीखा पावर सेट के ऊपर सॉल्व करते हैं. Exercise 5.1 question number 11. Write down the power set of this set which is given as 1 2 3. वैसे तो ऐसा एग्जांपल हमने ऑलरेडी लिख लिया था, लेकिन अगर क्वेश्चन किया इसका पावर सेट कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके सबसेट कौन कौन से बन सकते हैं. तो मुझे बताओ, अगर मुझे पावर सेट लिखना है तो मैं लिखूंगा पावर सेट ऑफ A is equals to 1 2 3 is, मैं नाम दूंगा P. अब जितने भी सबसेट पॉसिबल है इसके वो सब लिख दो. कौन कौन से सबसेट पॉसिबल है? सबसे पहले तो नल सेट. नल सेट को आप ऐसे लिखो या फिर नल सेट लिखो तो भी चलेगा. फिर सिंगल वाले 1 2 3 सिंगल वाले हो गए. फिर डबल वाले 1 2 2 3 1 3, ये डबल वाले हो गए. अब ट्रिपल वाला 1 2 3. ऑल दीज सेट्स विल फॉर्म द पावर सेट फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सारे के सारे सबसेट लिख देने का, उनका एक सेट इज अ पावर सेट. चलो, दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी, ये खत्म कर दिया. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ. नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहीं पे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, एंड दैट इज वेन डायग्राम. मैंने क्या बोला यहाँ पर? वेन डायग्राम. वैसे तो आपने ये नाम पहले भी सुना हुआ है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वेन डायग्राम? इट इज नथिंग बट डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. अगर मुझे किसी भी सेट को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वेन डायग्राम यूज करते हैं. जनरली आपको मालूम है, पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. लिखना 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 बहुत पकता है पढ़ने को, लेकिन सेम चीज अगर डायग्रामेटिकली दिखे तो मजा आता है. फिगर दिखे तो बहुत मजा आता है, राइट? उसी तरीके से अगर मुझे किसी भी सेट को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग वेन डायग्राम यूज करते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, representation of set diagrammatically. What do you mean by Venn diagram? Representation of set diagrammatically. किसी भी सेट को अगर डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वेन डायग्राम यूज करते हैं. फर्स्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूं वन सेट वेन डायग्राम. वन सेट वेन डायग्राम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वन सेट वेन डायग्राम? अगर आपको कोई भी एक सेट रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के फॉर्म में तो कैसे करोगे? मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेट है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. ओके, तो वेन डायग्राम एक्चुअली है क्या? इट इज नथिंग बट अ बैग. आप घर पे एक झोला लेके जाते हो,
वो बैग ही आपका वेन डायग्राम है। उस बैग में जितने भी एलिमेंट्स है उन सबको डाल दो। मार्केट में गए बुक्स लेने, तो वो बुक्स आपको ऐसे हाथ में थोड़ी ना देगा, उसके साथ एक बैग देगा, वो बैग में आप बुक डाल देते हो। सेम चीज कर रहे हैं, क्या करोगे, किसी भी सेट को, मान लो कि ये सेट है, अगर इस सेट को मुझे बैग में डालना है तो वो बैग कौन कौन सा टाइप का हो सकता है, या तो वो सर्कल हो सकता है, या तो वो स्क्वायर हो सकता है, या तो वो रेक्टेंगल हो सकता है, करेक्ट। कोई भी क्लोज्ड फिगर आप बना सकते हो, या तो वो रोम्बस हो सकता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर अलाउड है सेट के वेन डायग्राम के लिए। तो मान लीजिए मैंने ये वाला सर्कल लिया, तो मैं क्या करूंगा, इस सर्कल को, इस सेट को एक नाम दूंगा सेट ए, और इसके एलिमेंट्स कौन है, 1 2 3 4 5। इस झोले में मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स को पुट कर दिया। सिमिलरली अगर मुझे ये वाला लेना है तो इसका भी नाम दूंगा सेट ए, और अंदर डाल दो 1 2 3 4 5। या फिर रेक्टेंगल लिया तो नाम दे दो सेट ए, नाम 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया। ओके, सो एनी ऑफ दिस क्लोज्ड फिगर कैन बी यूज्ड एज अ वेन डायग्राम। करना क्या है, उसके जितने भी एलिमेंट्स है अंदर लिख दो, बात खत्म हो गई। दिस इज अ वन सेट वेन डायग्राम। वन सेट वेन डायग्राम का मतलब सिंगल सेट अगर आपके पास है तो कैसे रिप्रेजेंट करना है। ओके, कीप दिस इन माइंड। अब जनरली क्या देखा गया है, किसी भी रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट माना जाता है। जनरली किसी भी रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट माना जाता है। तो अगर हमें यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग रेक्टेंगल यूज करेंगे। ओके, बाकी सारे सेट्स को हम लोग सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली ऐसा यूज करते हैं सब जगह, इसीलिए, वरना आप कुछ भी यूज कर सकते हो। रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट, बाकी सारे सेट्स को सर्कल के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, सो कैन आई से, अगर मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल इज, लेट्स सपोज मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है विच इज 1 2 3 4 5, और मेरे पास एक सेट ए है विच इज 2 3। ठीक है, अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, यूनिवर्सल सेट मतलब इन सबका पप्पा। जो भी सेट आप बनाओगे वो यूनिवर्सल सेट में से ही बनता है फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, तो अगर ये वाला क्वेश्चन मुझे रिप्रेजेंट करना है डायग्राम के फॉर्म में तो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट का एक रेक्टेंगल बनेगा, मैंने आपको बता दिया था। तो यूनिवर्सल सेट का एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब इस यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लिखना है, तो मैं लिख सकता हूं ना 1 2 3 4 5। इस पूरे रेक्टेंगल में मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया। लेकिन 2 और 3 कौन है, सेट ए। तो मैं क्या करूंगा पता है, इस 2 और 3 को एक सर्कल में पुट कर दूंगा, एक सर्कल में पुट कर दूंगा और इसे लिखूंगा सेट ए। 2 और 3 को हम लोग एक सर्कल में पुट कर देंगे और लिखेंगे दिस इज सेट ए। सेट ए यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई करता है। सेट ए के एलिमेंट्स कौन है, 2 और 3। बाहर की जो वैल्यूज है 1 4 5 वो किसका पार्ट है, वो यूनिवर्सल का पार्ट है, वो सेट ए का पार्ट नहीं है। सेट ए में सिर्फ और सिर्फ 2 और 3। This is how a one set diagram wherein a universal set is presented. Okay, तो अब आपको समझ जाना चाहिए ये बड़ा वाला यूनिवर्सल सेट, ये अंदर वाला सेट ए। अब आप सोचोगे ये सब कुछ तो समझ में आ गया, ये बाहर वाला पार्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो भी बाहर वाला लिखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक नया टॉपिक, दैट इज नोन एज complement of a set. Okay, complement of a set means what, बचा कुचा। अगर इसको मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो complement of a set मतलब बचा कुचा। अब बचा कुचा मतलब, अरे सिंपल, मान लो कि आप घर पे कैडबरी लेके आए, आप और आपके भाई को वो खाना था, आप सबसे पहले आपके हाथ में वो कैडबरी लगा, आपको जितना खाना था आपने खा लिया, जो कुछ भी बचा कुछ है वो किसको दे दिया, भाई को दे दिया। दैट इज मीन बाय बचा कुचा। मींस डायग्रामेटिकली सोचो, इतना बड़ा कैडबरी आप लेकर आए, उस कैडबरी में से ये वाला पार्ट आपने खा लिया, तो ये जो भी बचा कुछ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बोलेंगे। ओके, मींस व्हाट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम लोग लिखते कैसे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे लिखेंगे, ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट। ए के ऊपर सी लिख दिया मतलब समझ जाने का ए कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए डैश लिखा तो भी समझ जाने का ए कॉम्प्लीमेंट।
क्यों ए डैश होगा ए कॉम्प्लीमेंट, उसका रीजन है ये आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अंदर हमने एक सर्कल बनाया, उसको लिखा सेट ए जिसमें 2 और 3 था, ठीक है। तो ये तो मैंने खा लिया। अब जो कुछ भी पार्ट छोटा मोटा बचा कुचा पार्ट है, वो जो बचा कुचा पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। बचा कुचा पार्ट, इस सेट को छोड़ के जो भी बचा कुचा होगा दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें कौन कौन आया, 1 4 और 5, 1 आया 4 आया 5 आया, ओके। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का सिंपल मीनिंग समझ लो, सेट ए को जितना चाहिए था उसने ले लिया, जो कुछ भी बचा कुचा था वो सब कुछ ए कॉम्प्लीमेंट में माना जाएगा। तो इस रेक्टेंगल के अंदर सर्कल के बाहर, रेक्टेंगल के अंदर सर्कल के बाहर जो कुछ भी आपको एरिया दिख रहा है दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। रिमेंबर दिस वेरी वेल। और ये सब कुछ डायग्रामेटिकली जो मैं आपको एक्सप्लेन किया है ये 1 सेट वेन डायग्राम के लिए किया है। वैसे ही 2 सेट वेन डायग्राम के लिए एक अलग डायग्राम बनेगा, 3 सेट वेन डायग्राम के लिए अलग डायग्राम बनेगा। बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही समझ लो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब बचा कुचा सेट के ऊपर, किसी भी सेट के ऊपर अगर आपको ऐसे डैश या सी दिखा मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मुझे यहाँ पर ए के ऊपर डैश दिख रहा है तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए के बाहर का पार्ट जो भी है वो सब कुछ उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ओके। सो मेक नोट ऑफ दिस, रिमेंबर दिस पॉइंट्स, 1 सेट वेन डायग्राम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मेक नोट ऑफ दिस एंड देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट कांसेप्ट। अब हमने देखा था 1 सेट वेन डायग्राम, लेट्स मूव टू 2 सेट वेन डायग्राम। 2 सेट वेन डायग्राम का मतलब मान लो कि आपके सामने 2 अलग अलग सेट दिए हैं, उन 2 सेट से अगर आपको वेन डायग्राम बनाना है तो कैसे बनेगा, ओके। लेट्स सी, लेट्स सपोज मेरे पास है सेट ए व्हिच इज 1 2 3 4, मेरे पास एक सेट बी भी है व्हिच इज 3 4 5 6, ओके। और एक यूनिवर्सल सेट आप मान सकते हो which is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक यूनिवर्सल सेट मेरे पास है, ठीक है। मेरे पास एक सेट A है which is 1 2 3 4, मेरे पास एक सेट B भी है which is 3 4 5 6 और एक यूनिवर्सल सेट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक यूनिवर्सल सेट बनेगा, मुझे क्या करना है यहाँ पर एक वेन डायग्राम में इन सबको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनता है, ओके। अब अगर आप देखोगे ये सेट ए और बी दोनों भी यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स है। 1 2 3 4 इसमें है, 3 4 5 6 इसमें है, ओके। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि इसके ये दोनों सबसेट्स है तो क्या करना है, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये दोनों सेट्स बनाएंगे हम लोग। इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर हम इन दोनों सेट्स को बनाएंगे, ओके। सबसे पहले सेट ए को बनाते हैं, सेट ए। सेट ए में कौन कौन है, 1 2 3 4, ये 4 लोग हैं उस सेट में, चलो ठीक है। सेट बी भी इसके अंदर ही बनेगा, सेट बी में कौन है 3 4 5 और 6, 3 4 5 और 6। ध्यान दो 3 और 4 तो ऑलरेडी ए में है और वो बी में भी है, तो आपका जो डायग्राम वो कैसे बनेगा, इस तरीके से हम लोग सेट बी को बनाएंगे। सेट बी के अंदर 3 है 4 है 5 भी है और 6 भी है। सेट बी के अंदर 3 है 4 है, देखो ये सर्कल के अंदर 3 4 5 6, ये वाले सर्कल के अंदर 1 2 3 4। मैंने इन दोनों सेट को यूनिवर्सल सेट के अंदर फॉर्म किया और इस तरीके से बनाया कि जो भी दोनों में कॉमन था, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन था, इसमें भी और इसमें भी, वो दोनों कॉमन पार्ट आपको डायग्रामेटिकली इस तरीके से दिखाना है, ओके। तो जब भी 2 सेट वेन डायग्राम बनाओगे और दोनों में कुछ कॉमन है तो इस तरीके से वो डायग्राम बनेगा, सेट ए सेट बी, और फिर इसको एक बक्से में डाल दो विच इज यूनिवर्सल सेट। आई होप आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला। कभी भी 2 सेट का वेन डायग्राम बनाना है जिसमें कुछ चीज कॉमन है तो क्या करोगे, सेट ए सेट बी के बीच में एक कॉमन पार्ट बनाओ और फिर उस पूरे को एक बक्से में डाल दो विच इज यूनिवर्सल सेट, ओके। अब इसको अगर मैं फिलिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 तो हो गया, सेट ए और सेट बी रिप्रेजेंट हो गया। अब और कौन बचा कुचा कौन कौन है, 7 8 9 10, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 8 9 10। अब बचा कुचा मतलब क्या, इन दोनों सर्कल के बाहर जो भी कुछ एरिया बचता है दैट इज बचा कुचा, ओके। सो आई होप 2 सेट वेन डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको समझ गया, ओके। अब इस
उसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन, लिसन वेरी केयरफुली। मैं फिर से क्या करने वाला, एक टू सेट वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन आपको बताने वाला हूं। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ठीक है, ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरे को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ये तो सबको पता है, इस पूरे को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ओके, इस पार्ट को कॉमन पार्ट माना जाता है। इन दोनों सेट में जो कुछ भी कॉमन होगा, जो कुछ भी कॉमन होगा वो हम लोग बीच में लिखते हैं, करेक्ट। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। दिस कॉमन पार्ट इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का सिंपल अपने अपने लैंग्वेज में मीनिंग बताओ तो ये होता है कॉमन वाला पार्ट, ठीक है। जो कुछ भी दोनों सेट में कॉमन होगा, सेम होगा, सेम वाला पार्ट बीच में लिख देने का। और इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट को लिखते कैसे, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट को लिखते हैं जिस दो सेट की बात हो रही है उसके बीच में ऐसा इंटरसेक्शन का साइन बना दो, ये होता है इंटरसेक्शन का साइन। उल्टा यू मतलब इंटरसेक्शन। सो ए इंटरसेक्शन बी, ओके। डिटेल में आपको मैं ये वेन डायग्राम इसलिए सिखा रहा हूं बिकॉज इसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। इनफैक्ट एंट्रेंस एग्जाम में भी वेन डायग्राम बहुत यूज होता है, ओके। सो लिसन वेरी केयरफुली। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट मतलब इन दोनों का कॉमन वाला पार्ट। इसके बाद वाला सकते हैं सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी, इन दोनों को कंबाइन करके सेट ए और सेट बी, इन दोनों सर्कल को कंबाइन करके कहना इसे ऐसा सर्कल बनता है। मैं इन दोनों सर्कल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये दोनों सर्कल मिला के इज नोन एज ए यूनियन बी। ये दोनों सर्कल मिला के क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी, एंड दिस इज नोन एज यूनियन ऑफ टू सेट्स। दिस इज नोन एज यूनियन ऑफ टू सेट्स। बोलते क्या इसे, ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये जो बीच वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ओके। दोनों सर्कल मिला के जो एरिया बनता है, ये पूरा एरिया, मैं इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट भी आता है, ये वाला पार्ट भी आता है और ये वाला पार्ट भी आता है। तीनों पार्ट, इन सबको मिला के जो एरिया बनता है दैट इज नोन एज ए यूनियन बी। सिर्फ बीच वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ओके। दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट एंड दिस इज यूनियन ऑफ अ सेट, ओके। दोनों में फर्क है, बीच वाले को इंटरसेक्शन, दोनों सर्कल मिला के यूनियन ऑफ टू सेट्स, ओके। कॉमन चीज इंटरसेक्शन में होती है, यूनियन में सब कुछ, यूनियन में सब कुछ आता है, सब कुछ। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो फिर मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ए इंटरसेक्शन बी होगा 3,4, 3 और 4 दोनों मिला के इंटरसेक्शन, कॉमन वाला पार्ट। आप यहां पे देख के भी बता सकते हो दोनों में कॉमन कौन है, 3 और 4, 3 और 4 वो लिख दिया। डायग्राम में देख के भी बता सकते हो 3 और 4, 3 और 4 लिख दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, इन दोनों को देख के बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी अगर आपको लिखना है तो सब कुछ लिख दो, जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं सब कुछ लिख दो। 1 2 3 4, 3 और 4 फिर से आया तो फिर से नहीं लिखते, मैंने आपको ये पहले बताया था। 5 और 6 डायग्राम से लिखना है तो दोनों सर्कल के अंदर जो कुछ भी है 1 2 3 4 5 6 वो सब लिख दो, दैट इज ए यूनियन बी। आई होप दिस इज क्लियर। डायरेक्ट इधर से लिखना है तो कैसे लिखोगे, जो भी नंबर्स आपको दोनों सेट में दिख रहा है सब लिख दो। 1 2 3 4, 3 4 फिर से आया तो फिर से नहीं लिखने का, एक ही बार 5 और 6 खत्म। डायग्राम से लिखना है तो इन सर्कल में जो कुछ भी दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 वो सब लिख दो, दैट इज ए यूनियन बी। आई होप अब तक तो आपको समझ जाओगा, बहुत आसान है। दिस इज यूजिंग सेट, दिस इज यूजिंग डायग्राम। दोनों में से कैसे पहचानने का, कॉमन वाला, कॉमन तो सेम दिखेगा, यहाँ पर जो बीच में होगा वो इंटरसेक्शन, यूनियन में सब कुछ लिख दो, ओके। मैंने इसकी बात कर ली, इन दोनों सर्कल की बात कर ली। अब कौन सा पार्ट बचा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये वाला पार्ट बचा है। ये वाला पार्ट कौन सा है, कहना इसे बचा कुचा, बराबर कि नहीं। ये जो पार्ट है बाहर का वो बचा कुचा पार्ट है। बचा कुचा पार्ट मैंने आपको क्या बोला था, वो कॉम्प्लीमेंट होता है।
तो ये जो बचा कुचा पार्ट है वो किसका बचा कुचा पार्ट है? कहना इसे दोनों सर्कल का बचा कुचा पार्ट है। इस पूरे यूनिवर्सल में से दोनों सर्कल को अगर मैं निकाल दूं तो बचा कुचा बचेगा। तो कहना इसे A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट, क्या बोला मैंने? A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो बाहर का पार्ट है, दैट इज A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट। एक चीज समझ के रखो, कॉम्प्लीमेंट मतलब बचा कुचा। तो अगर इस बचे कुचे की बात करो तो ये किसका बचा कुचा है? इन दोनों सर्कल का बचा कुचा ना। तो दोनों सर्कल को क्या बोलते हैं? A यूनियन B। तो वो हो गया A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, सिंपल। ओके, इतना ही नहीं, मान लो सिर्फ आपके लिए मैं बता रहा हूं, अगर मैं सिर्फ इस इंटरसेक्शन वाले की बात करूं, दिस इज व्हाट? A इंटरसेक्शन B, करेक्ट। तो ये जो बचा कुचा पार्ट है, ये जो बचा कुचा पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। मतलब इस वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सब अगर आपको गिनना है, बाकी सब गिनना है, तो उसको क्या बोलेंगे? A इंटरसेक्शन B द होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, जो कुछ भी आपको चाहिए वो आप ले लो, जो बचा कुचा वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। कीप दिस इन माइंड। सो A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट इज दिस बचा कुचा वाला पार्ट। तो A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा? ध्यान से लिखो, देखो कैसे। A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा? यूनिवर्सल में 1 से लेके 10 तक के नंबर्स है, उसमें से मुझे 1 से लेके 6 तक मैंने यूनियन में लिख दिया। कौन बचा कुछ है? 7, 8, 9, 10। यूनिवर्सल में से A यूनियन B के जितने भी मुझे चाहिए थे मैंने ले लिए। जो भी बचा कुछ है वो सब कुछ आएगा कॉम्प्लीमेंट में। ये तो मैंने आपको यूजिंग सेट बताया। डायग्राम में 7, 8, 9, 10 दिख रहा है, लिख लो। डायग्राम में चलो बहुत इजी है पहचानना। सेट में से कैसे लिखा? इस पूरे यूनिवर्सल में से जो भी मुझे चाहिए था वो मैंने ले लिया। बचा कुछ कौन? कॉम्प्लीमेंट। आई होप दिस इज क्लियर अगेन। ओके, और इन केस आपको A इंटरसेक्शन B द होल कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, A इंटरसेक्शन B द होल कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, तो कैसे निकालने का? देखो बहुत इजी है, बहुत आसान है। पूरे यूनिवर्सल में से कॉम्प्लीमेंट, याद रखना कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालोगे वो यूनिवर्सल में से ही काटने का। कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो उसको यूनिवर्सल में से ही काटने का। अब मुझे किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है? A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले देखो A इंटरसेक्शन B को कौन चाहिए? 3 और 4 चाहिए। A इंटरसेक्शन B को कौन चाहिए? 3 और 4। तो यूनिवर्सल में से 3 और 4 को काट दो, बाकी सब कुछ बचा बचा 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दिस इज द आंसर। डायग्राम से देखो 3 और 4 को भूल जाओ, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब कुछ आएगा A इंटरसेक्शन B द होल कॉम्प्लीमेंट में। ओके, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। टू सेट वेन डायग्राम के लिए ये यूनिवर्सल सेट होता है, ये दो सेट होते हैं, बीच वाला इंटरसेक्शन होता है, दोनों सर्कल में जाके यूनियन। ये तो बचा कुचा, किसका बचा कुचा? A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट का। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक चीज और, ये सब तो मैंने सेट लिखा, लेकिन मान लो कि इसके अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है, जैसे कि n ऑफ A इंटरसेक्शन B चाहिए, तो कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स। वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। वो मैं फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, जब जब क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बट सेट को कैसे लिखते हैं और कैसे पहचानते हैं वो आप सबको समझ आना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज लिखने का ट्राई करूँ, ये जो कुछ भी मैंने फाइंड किया है अगर उसको फॉर्मूला से सॉल्व करना है, मैंने आपको 2 तरीका तो ऑलरेडी सिखा दिया है। पहला तरीका सेट से कैसे पहचानना है, डायग्राम से कैसे पहचानना है, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है अगर मुझे इन सारी चीजों को फॉर्मूला से फाइंड करना है तो कैसे करते हैं, ध्यान दो। तो मैं यहाँ पर उसके फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। एक काम करते हैं, इसको मैं हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात करने वाले हैं यहाँ पर, कि इन सारे वैल्यूज को, इंटरसेक्शन को, यूनियन को अगर फॉर्मूला से फाइंड करना है तो कैसे करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट यू हैव लर्नड ऑलरेडी इज फर्स्ट वन, A यूनियन B। n ऑफ A यूनियन B बोलते थे हम लोग हमेशा, ठीक है। तो मैं भी n ऑफ ही लिखता हूं बिकॉज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B की बात होती है, ठीक है। सो n ऑफ A यूनियन B इज गिवन बाय n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्या बोला मैंने? n ऑफ A यूनियन B। अगर आपको यूनियन का आंसर चाहिए तो कैसे निकालोगे? डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं, चलो यहां से। n ऑफ A यूनियन B, अगर मुझे इन दोनों सर्कल को फाइंड करना है तो कैसे करेंगे?
इन दोनों सर्कल को फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? सेट ए प्लस सेट बी, पूरा सेट ए लिया, पूरा सेट बी लिया, सेट ए को पूरा कंसीडर किया, सेट बी को पूरा कंसीडर किया। जब ए और बी दोनों को अलग अलग कंसीडर करते हो, इस सर्कल को अलग, इस सर्कल को अलग, अलग अलग कंसीडर करते हो, तो ये जो कॉमन वाला पार्ट था वो दोनों में गिन लिया, ए में भी गिन लिया, बी में भी गिन लिया। ये जो कॉमन वाला पार्ट था वो दोनों में गिन लिया ना, ए और बी। इसीलिए एक बार, दो बार उसको काउंट किया, एक बार इसमें एक बार इसमें, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, इसलिए माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी एक बार हम लोग माइनस कर देंगे ताकि एक बार बचेगा वो चाहिए, ठीक है। सो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा? ए यूनियन बी इज गिवन बाय सेट ऑफ ए सेट ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज ए और बी गिनते समय ये वाला पार्ट दो बार काउंट हो चुका है, एक बार काटना पड़ेगा, तो काट लिया। क्लियर? चलो ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें फाइंड कर सकते हो, यूनियन भी फाइंड कर सकते हो, इंटरसेक्शन भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर? चलो सेकेंड फॉर्मूला, अगर मुझे ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना है, होल कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे किया था याद करो। इस यूनियन को मैंने यूनिवर्सल में से काटा था, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखूंगा? यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को काट दो। क्या बोला मैंने? यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को काट दो। अगर मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो इसी ए यूनियन बी को यूनिवर्सल में से काट दो। इतना ही नहीं, मान लो कि मुझे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कैसे ढूंढा था याद करो? ए इंटरसेक्शन बी कौन है? 3 4। इस 3 4 को यूनिवर्सल में से काट दो, मतलब एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो एक चीज तो समझ में आती है, अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, याद रखना ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली है। अगर किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसको खुद को यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। क्या बोला मैंने? क्या बोला? अगर किसी का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसको खुद को यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मैंने ए यूनियन बी को ही यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी को ही यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया। इतना ही नहीं, फोर्थ वन, ये मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं। एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे फाइंड करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे करोगे? यूनिवर्सल में से उसको खुद को माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से उसको खुद को माइनस कर दो। मतलब मुझे क्या चाहिए? डायग्रामेटिकली अगर आपको समझाऊं तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट बचा कुछ पार्ट, ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है, मैंने आपको समझाया था। तो इस पूरे यूनिवर्सल में से अगर ए वाले को माइनस कर दिया, ए वाले को माइनस कर दिया, तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। वही तो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। इतना ही नहीं, मान लो कि मुझे एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो क्या करोगे? उसको खुद को यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, उसको खुद को यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। कीप दिस इन माइंड, किसी भी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसको खुद को यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। ये स्टेटमेंट याद रखना बहुत काम की चीज है। सो मैंने यहाँ पर आपको 3 तरीके सिखा दिए सेट्स को किस तरीके से लिखा जाता है, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन को किस तरीके से फाइंड किया जाता है, इवन फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, वन यूजिंग सेट्स, फिर यूजिंग वेन डायग्राम, एंड थर्ड यूजिंग फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज भी काम आता है बहुत सारी जगह पर, सो रिमेंबर दैट एज वेल। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इन सारे फॉर्मूलाज को आपको याद करना है, एंड ये सारे के सारे फॉर्मूलाज कहाँ पे एप्लीकेबल है? 2 सेट वेन डायग्राम में एप्लीकेबल है। कहाँ पे एप्लीकेबल है? 2 सेट वेन डायग्राम। जब भी किसी भी क्वेश्चन में 2 सेट दिया है तब ये फॉर्मूलाज अप्लाई हो सकता है। और जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया, किसी का भी अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको खुद को यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, ये तो हर जगह एप्लीकेबल है, यत्र तत्र सर्वत्र। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस। विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। अब तक अपना कंसेप्ट इनकम्प्लीट है। 1 सेट वेन डायग्राम सीखा, 2 सेट वेन डायग्राम सीखा, 3 सेट वेन डायग्राम भी सीखना है अपने को 11th स्टैंडर्ड में। ओके, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, बट मेक श्योर दिस इज कंप्लीटेड व्हाइल वी स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर। जब भी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा ये यहाँ तक आपका पढ़ के हो जाना चाहिए। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस एंड विल स्टॉप। थैंक यू सो मच।